तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत स्वागत है बेटा क्लास के अंदर। अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो एक बार यस कर देंगे, यानी कि ऑडियो और वीडियो अगर दोनों ही चीजें करेक्ट हैं तो एक बार यस कर देंगे, यस सर, कि एवरीथिंग इज गुड। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, आदाब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसे कि आपको मेरी आवाज क्लियर है तो फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर कुछ बच्चे इस क्लास को एज अ डेमो भी देख रहे हैं, और ये डेमो अड्डा की एप्लीकेशन पर भी चलता है और ये यूट्यूब पर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये डेमो है। बाकी जो बच्चे हैं वो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन इंडिया, जहां पर हम मेजरली 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम मेजरली 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। साथ में यहां पर हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर हम लोग बिल्कुल लेक्चर के एंड में नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं, नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी चीज 5 ईयर प्लान से आपके एग्जाम में आने के लिए रेलेवेंट है, हम सिर्फ वही कवर करेंगे। हम वो कवर नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आना। ऐसे तो हम किसी एक साल के बारे में 2 महीने तक पढ़ सकते हैं कि इस साल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। हम सिर्फ वही करेंगे जो चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। जो बच्चे इस बैच के अंदर ऑलरेडी हैं, आराम से बैठ के क्लास को सुनिए। जो लोग डेमो देख रहे हैं, क्लास के एंड में बात करी जाएगी कि आपने कौन सा बैच लेना है, ठीक है। बीच में मत पूछना मुझसे कोई भी कि सर कौन सा बैच लूं, क्या लूं, क्या लूं। बिल्कुल एंड में चल के बात करेंगे इस लेक्चर को आज की क्लास खत्म करने के बाद, राइट। चलिए, तो इसी के साथ साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर बात करता हूं प्लानिंग इन इंडिया की, या भारत में जो प्लानिंग की शुरुआत हमें कब देखने को मिलती है, प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्या करना है हमें इसके अंदर। बेसिकली देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत के पास वो क्या छोड़कर गए थे? एक खराब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं, है ना। तो अंग्रेजों ने जो भी छोड़ा देश का बेड़ा गर्क करके ही छोड़ा, यानी कि देश को बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। ये बात तो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, इसमें ना जानने वाली कोई बात ही नहीं, राइट। तो उस समय जब भारत के जो लीडर्स थे उनके सामने बहुत सारे एक क्वेश्चंस थे, लेकिन उन सबसे बड़ा क्वेश्चन था भारत का आर्थिक विकास। सबसे बड़ा क्वेश्चन था भारत का आर्थिक विकास। आप इंडिया की बात करो या आप किसी भी कंट्री की बात करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बड़ा या फिर आर्थिक विकास से बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना। आप जैसे अगर पूरे देश की बात करो या पूरी दुनिया की बात अगर हम करें, तो आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर कौन सी है? आप बोलोगे सर यूएसए है, सर आप बोलोगे चाइना है, सर आप बोलोगे रशिया है, तभी कब से लड़ रही है, सर भारत है ना। तो आपने कभी नोटिस किया है कि ये मिलिट्री पावर्स कब बन पाई हैं? ये मिलिट्री पावर्स कब बन पाई हैं? ये मिलिट्री पावर्स तब बनेंगी जब इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। कभी भी आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है वही देश पूरी दुनिया पर ऑलमोस्ट एज अ सुपर पावर काम कर रहा है ना। जैसे अभी चाइना की बात कर लो, चाइना इतना इन्फ्लुएंस क्यों करता है, या चाइना से सबके मुद्दे क्यों चलते हैं? क्योंकि चाइना के पास पैसा इतना है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। यूएसए के पास इतना पैसा है कि वो जिस देश की चाहे उसकी पॉलिटिक्स को, राजनीति को, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। आपने भी सुना होगा ना कि सोने के या गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। सुना आप में से किसी ने कि सोने के या गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं? आपने सुना है कभी? ये सोने के गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं बताइए? यूएसए की एक इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर चेंज किया गया। यूएसए की इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया गया, तो वहां के लोग ने जो यूएस की मतलब बिल्डिंग्स में, जो लैंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो पैसों को वहां से निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के बढ़ने से
उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। अब भारत के अंदर तो सोना ज्यादा होता नहीं है ना, हम सोने के प्रोडक्शन करते हैं बहुत ज्यादा, तो अगर दुनिया के अंदर सोने का प्राइस बढ़ रहा है तो इंडिया के अंदर ही बढ़ रहा है। तो ये इंडिया के अंदर जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है ना, उसका रीजन यूएस है, उसका रीजन यूएस है। बात समझ आई? तो इस आर्थिक विकास को करने के लिए बहुत सिंपल पॉइंट ये था कि हमें एक जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाने की बात करी गई, एक प्लानिंग कमीशन बनाने की बात करेगी कि एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे जो भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या भारत का आर्थिक विकास। ठीक है, तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि 15 मार्च 1950 को हमारे भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई या प्लानिंग कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट करी गई 15 मार्च 1950 को। ठीक है, यह बोला गया कि भाई जो भी प्लानिंग कमीशन हम बनाएंगे उसका जो चेयरमैन होगा वो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो जो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाई गई, उसके जो पहले हेड बने या उसके जो पहले बने चेयरमैन, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात समझ आई कि जो भी प्लानिंग कमीशन बनाई गई या जब तक प्लानिंग कमीशन ने काम किया, ठीक है, तो यह क्लियर था कि प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होंगे। अब वो कोई भी हो, ठीक है, आपको हर पीडीएफ के अंदर, जो बच्चे नए हैं, आपको पीडीएफ के अंदर ये नोट्स भी मिल जाएंगे। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आपको लेक्चर में, मतलब आप नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो आपको मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि इसके नोट्स बना लो या इसको लिख लो, वो जरूर लिख लेना। जो मैं नहीं बोल रहा हूं लिखने के लिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये मिल जाएंगे। ठीक, चलिए, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन माइंड में और भी आता है कि भाई जो ये प्लानिंग कमीशन बनाई गई है, ये प्लानिंग कमीशन किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है? ये प्लानिंग कमीशन क्या किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है, या प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? या प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या लगता है आपको कि प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या लगता है आपको? वेरी गुड, प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर संवैधानिक निकाय। क्या होता है ये? जिस बॉडी का या जिस निकाय का अपना एक आर्टिकल है संविधान के अंदर, जिसका अपना एक आर्टिकल है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब प्लानिंग कमीशन का अपना कोई आर्टिकल है ही नहीं, है ना, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो यस, जैसे इसका एग्जांपल है आर्टिकल 280, वो कौन सी है? वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन, ये इसका एक एग्जांपल है। लेकिन हमारी जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, बात समझ आ गई? इसके बाद एक पॉइंट और माइंड में आता है, एक बॉडी और भी होती है, एक नाम और भी है, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये क्या भला है?
भाई ये क्या होती है कि भाई सर इसका क्या मतलब है, अब इसको क्या बताना चाह रहे हो? बहुत सिंपल मीनिंग बताऊंगा। अगर किसी एक्ट के द्वारा, अगर किसी एक्ट के द्वारा किसी बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है, अगर किसी एक्ट के द्वारा किसी बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी जब कोई बॉडी किसी एक्ट के द्वारा, बाय एन एक्ट, एन बॉडी क्रिएटेड बाय एन एक्ट इज नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, क्या प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। प्लानिंग कमीशन किसी एक्ट के द्वारा भी नहीं बनाई गई, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के साथ साथ ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की स्थापना सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करके बनाई गई थी, सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करके बनाई गई थी, जो कि संसद के द्वारा पास किया गया था, उसके लिए कोई एक्ट भी पास नहीं किया गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई है, क्योंकि एक एक्ट के अंदर इसको बनाया गया। तो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। बात समझ आ गई? फॉर्मेशन मींस बनाना, फॉर्मेशन मींस बनाना, किसी को बनाया गया। ठीक है, बात समझ आ गई? ये क्लियर हुआ कि प्लानिंग कमीशन क्या है? बोलो, क्लियर हुआ? गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर कोई पूछे कि भैया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस, इकोनॉमिक प्लानिंग is a process in which set objectives of economic development are desired to be achieved in a given period of time। हिंदी पढ़ते जरा एक बार कि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो कोई भी। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास के निर्धारित उद्देश्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे मानो कि आज तारीख है हमारी 23 अप्रैल, आज हमारी तारीख है 23 अप्रैल 2024। ठीक है, और आप बच्चे आरपीएफ के एग्जाम को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आरपीएफ के एग्जाम को पास करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप बुक्स में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप रिवीजन करेंगे जो आपने कंटेंट पढ़ लिया। ठीक है, आप मॉक टेस्ट देंगे, है ना। वैसे जो ये सारे काम कर लेगा एग्जाम निकल जाएगा उसका, जो ये सारे काम कर लेगा उसका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर आप एक प्लानिंग कर रहे हो, यहां पर आप एक प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को एक समय काल भी दिया हुआ। समय काल क्या है कि मानो कि आरपीएफ का एग्जाम, मानो कि आरपीएफ का एग्जाम सितंबर में होता है, मानो कि आरपीएफ का एग्जाम सितंबर में है, तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 5 महीने का समय है। तो आपको 5 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम निपटाना है। आपने 5 महीने के अंदर अंदर, है ना, आपने सारा का सारा काम निपटाना है। बात समझ आई? बात समझ आई? बोलिए, बात समझ आई? जल्दी नहीं आई, जल्दी बोलिए, है ना। मनीष पूछ रहा है हमसे कि सर स्टैट्यूटरी बॉडी में और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या फर्क है? यार मुझे नहीं लगता कि मतलब जैसे या तो आपका दिमाग क्लास में है ही नहीं, है ना, या आप क्लास में लेट आए हो, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टैट्यूटरी बॉडी में डिफरेंस समझाया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपना एक आर्टिकल होता है,
स्टैट्यूटरी बॉडी का अपना कोई आर्टिकल नहीं होता, लेकिन वो एक एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन वो एक एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब जो लोग लेट आए हैं, अब मुझे बोलो कि 20 मिनट का दोबारा बताऊं, बेटा ये तो नहीं हो पाएगा, ये बेटा इम्पॉसिबल चीज है ये वाली, आप क्लास को दोबारा देख लेना। तो आ जाइए भैया, यह हमारा आ चुका है कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। इसका उद्देश्य था भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्गदर्शन करना, जो पढ़कर अभी आए हैं। आपको नोट्स में इसकी इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी, राइट। अब आती है बात हमारे मेन चीज की, 5 ईयर प्लान्स की। अब आती है बात हमारी मेन चीज 5 ईयर प्लान्स की। ठीक है, अब जब बात करी गई हमारे से कि भैया हम जो आपको एक प्लानिंग कमीशन बनाकर दे रहे हैं, प्लानिंग कमीशन करेगी क्या, ये हमारा जो योजना आयोग है ये करेगा क्या, इसको बोला गया कि आप भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाओगे, आप भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाओगे। अब ये नहीं बोलते कि चलो प्लानिंग बनाते रहो, ऐसे नहीं बोलोगे कि प्लानिंग बनाते रहो, ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कि आपको एक समय काल में एक प्लान को इंप्लीमेंट करना है, एक टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम भारत के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे और 5 ईयर प्लान्स में 5 ईयर प्लान्स के अंदर चीजों को इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। जो जो अचीव कर लेंगे वो बेस्ट है, जो अचीव नहीं करेंगे वो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ऐड कर देंगे। इसका 5 ही क्यों रखा गया, कि कोई देना चाहेगा मुझे एक बेसिक आइडिया कि इसका समय 5 साल ही क्यों रखा गया? एनी आइडिया? हिंदी में भी लिखा करो सर। अरे 5 का मतलब 5, ईयर्स का मतलब साल, प्लान्स का मतलब योजना, इसमें क्या इंग्लिश हिंदी कर रहे हो? अगर तुम्हारी हालात इतने ही खराब हैं, अगर तुम्हारे हालात इंग्लिश में या बेसिक नॉलेज में इतने ही खराब है भैया, तो तुम किस तरीके से एग्जाम को पास करोगे या अपनी जिंदगी में कहीं आगे जाओगे? थोड़ा सा अपनी नॉलेज को भी ग्रो करने का ट्राई करो। ठीक है, ये नहीं कि अगर बिल्कुल ही आप लेवल नीचे है तो नीचे रहेगा, उसको ऊपर लेके आओगे ही नहीं, ऐसे मत करो। हाँ जी, क्योंकि 5 साल ही सरकार का समय काल होता है, तो उन्होंने बोला कि हम पंचवर्षीय योजना लेकर आएंगे, हम पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आएंगे और उन योजनाओं के तहत भारत में आर्थिक विकास लाने का काम करेंगे, उन योजनाओं के तहत भारत में आर्थिक विकास लाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, बढ़िया। ठीक है भैया, चलो अब पढ़ना है हमने किसके बारे में? 5 ईयर प्लान्स के बारे में। 5 ईयर प्लान की शुरुआत 1951 से होती है। 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत 1951 से होती है। ठीक है, तो जब पहला प्लान आया हमारा जब ये पहला प्लान आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि पहला 5 ईयर प्लान, इसका समय काल था 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, अब पहला प्लान है, तो क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए था? क्या लगता है आपको कि भारत को क्या करना चाहिए इस समय? भारत ने सोचा कि देखो भैया, पहला प्लान है, पहला प्लान है, हम इसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का या भारत में कृषि को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इंसान चाहे कोई भी हो, लेकिन पहले वो पापी पेट की सुनता है, पहली वो पापी पेट की सुनता है। तो पहले एग्रीकल्चर, खेती की बात करी गई। फिर बोला गया कि हम भारत में सेल्फ सफिशिएंसी लेके आना चाहते हैं। सर, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भरता लेकर आना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये तो। जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? कभी सोचा आपने? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो भी आपको पैसों की जरूरत है, जो भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, आप चाहते हो कि आप अब अपने एटलीस्ट अपने पैरों पे तो खुद खड़े हो जाओ, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। और कुछ समय के बाद जब थोड़ा पैसा कमाने लग जाओ, पैसा इकट्ठा कर लो, तो माता पिता की भी हेल्प करो, छोटे भाई बहन की भी हेल्प करो। आई थिंक सबका फोकस यही होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे इंडियन जनरेशन में हम लोगों को जो मिडिल क्लास से आते हैं, हमें यही सिखाया जाता है, लड़का हो या लड़की हो, है ना, कि अपने पैरों पर खड़े हो, कम से कम
अपने योग्य तो बन ही जाओ कि कम से कम खुद को तो पाल लो, है ना, किसी और को पालो या ना पालो, खुद को तो पाल लो कम से कम, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सब एक बेसिक ऑब्जेक्टिव थे जिस ऑब्जेक्टिव की बात करी गई। साथ में जब पहला प्लान आया तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये भी आप सारी बात जानने वाली बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले 5 ईयर प्लान को एक छोटा नाम दिया गया था, उस नाम था हेरोड डोमार मॉडल के नाम से इस 5 ईयर प्लान को जाना जाता है। हेरोड डोमार मॉडल के नाम से इस 5 ईयर प्लान को जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर करने का ट्राई मत कीजिएगा, राइट। लाइफ में कभी भी दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। वेरी गुड मेरे निंजा गेमिंग भाई, भगवान करे किसी को ना रहना पड़े। सर बुक लेना जरूरी होता है क्या? सर बताइए। यार देखो, बुक से बड़ा तो बेटा कोई आपका दोस्त होता ही नहीं। बुक से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब स्कूल के अंदर भी पढ़ते थे तो बुक से पढ़ते थे ना यार, तो बुक से तो बेटा काम करना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, इसे यही नाम क्यों दिया? देखो क्या होता है ना, जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई काम करते हैं, हम किसी की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, किसी के द्वारा बना हुआ मॉडल यूज करते हैं, तो उन्होंने हेरोड डोमार, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनके मॉडल को यूज किया, तो उसको हेरोड डोमार मॉडल का नाम दिया गया, ठीक है, राइट। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा, इनको लिखना नहीं है आपने। आपने इनको, आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपने पीडीएफ के अंदर से ही पढ़ना, आपने अलग नहीं पढ़ना, ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। मेजर फोकस था एग्रीकल्चर यानी कृषि में बढ़ोतरी, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता, इसको हेरोड डोमार मॉडल का नाम दिया गया। फिर एग्जाम में कभी कभी आता है कि पहला प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि पहला प्लान किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया या किसके द्वारा कहा जाता है कि बनाया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ रहा है, तो मैं इसलिए आपको आंसर दे देता हूं। इसका नाम है के.एन. राज। अब अगर आपका एग्जामिनर कभी अपनी बीवी से लड़कर आया या मार खा के आया घर से, है ना, तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो काकादन नंदनाथ राजन इज द करेक्ट आंसर। वैसे 99% आपसे के.एन. राज ही आपसे आंसर पूछा जाएगा। हम पढ़ चुके ऑलरेडी कि उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे आप किसी क्लास में जाओ, आपसे पापा ने पूछा कि अच्छा बात बता, अब तू 10th क्लास में आ गया है ना, अब तू बड़ा हो गया, अब तू 10th क्लास में, अब तू बड़ा हो गया, तो तुझे क्या लगता है तू कितने नंबर लेके आएगा? जैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि भैया अगर आप सभी 10th क्लास में, तो क्या आप कितने नंबर लेके आओगे? इस साल कितने नंबर आएंगे आपके? बताओ मेरे को आप। कोई बोलेगा 80%, कोई बोलेगा 85%, कोई बोलेगा 90%। कुछ लोग जो नंबर कहेंगे वो ले आएंगे, है ना, और कुछ लोग नंबर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा टारगेट कि हम इस बार CHSL में 160 नंबर लेकर आएंगे टियर 1 में। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई बच्चा CHSL का एग्जाम दे रहा है, 160 नंबर लेके आएगा टियर 1 में, ठीक है। एक होती है अचीवमेंट कि रियलिटी में कितने मार्क्स आए हैं। मानो कि उसके मार्क्स आए 140 मार्क्स आए टियर 1 में, ठीक है, CHSL के टियर 1 में उसके 160 मार्क्स आए। बात समझ आई? तो भैया जी ध्यान रखना बात को, एक होता है टारगेट और एक होती है अचीवमेंट। तो जब 5 ईयर प्लान्स बनाए गए तो उसमें टारगेट रखा गया कि 1951 में हम एक टारगेट सेट कर रहे हैं। जब 1956 में यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया। बात समझ आई? इसी प्रकार जो पहला प्लान था उसमें बोला गया कि हमारा टारगेट है कि हम जीडीपी के अंदर 2.1% से ग्रो करें। हमारा टारगेट है कि हम लोग 2.1% से ग्रो करें। वहीं पर अचीवमेंट टारगेट अचीव किया गया 3.6%। कि पापा ने पूछा कितने नंबर लेके आएगा,
पापा ने बोला लड़के ने, पापा 70%, लेकर आया कितने, लेकर आया 90%, कि बोला 2.1% और लेकर आया 3.6%। तो क्या हुआ पहला प्लान, पहला प्लान हो गया सक्सेसफुल, पहला प्लान हो गया सक्सेसफुल। बात समझ आई कि नहीं आई, क्या बोलते हो? पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया, बढ़िया हो गया, समझे? हाँ जी गुरुजी समझे, क्यों नहीं समझे, पागल थोड़ी है, ठीक है। फिर आपने भारत में आईआईएम का, आईआईटी का नाम सुना होगा, कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में पहला आईआईटी खड़गपुर में स्टार्ट किया गया था 1950 में मेरे ख्याल से लगभग, ठीक है। 1951 से लेकर 1956 में जो पहला प्लान चलाया गया, उसके खत्म होते होते 1956 में 5 नए आईआईटी स्टार्ट करे थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि कौन से प्लान के खत्म होते होते या कौन से प्लान के अंत में नए 5 आईआईटी की स्थापना करी गई। राइट आंसर इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, राइट आंसर इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, राइट। इसके बाद जब बात करी हमने कि हम एग्रीकल्चर को, जब बात करी हमने कि हम कृषि को या हम एग्रीकल्चर को, हम कृषि को या हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हम सिंचाई की जो हमारी सर्विसेज हैं या सिंचाई के हमारे जो संसाधन हैं, हम उन पर भी काम करने का ट्राई करेंगे। तो कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करे गए, कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करे गए। जैसे एक भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया जो सतलुज नदी पर इस समय के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नंगल डैम जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हीराकुंड डैम महानदी पर जो कि उड़ीसा में स्थित है। दामोदर वैली डैम वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्योंकि ये जो आपका 3 नाम आपके पहले प्लान में दिए गए हैं, इन 3 नाम की वजह से कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और मैं चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का जो भी बेटा इसका आंसर है वो आपको आता हो, और आप ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर ना आए, राइट। पहले प्लान में एजुकेशन को लेकर भी थोड़ा ध्यान दिया गया था, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। तो यहां पर लिखा है हमने कि जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है, भारत की, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से ना, कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसको 1951 में स्टार्ट किया गया था, देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से शुरू करी गई थी। योजना में फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र सामान्य शिक्षा में सुधार भी था, यानी कि जनरल एजुकेशन में सुधार लाना भी था, जनरल एजुकेशन में सुधार लाना भी था। अब बहुत सीधी सी बात है कि हम जब लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से काम करने की बात कर रहे हैं, हम लोग जो सामान्य तरीके से सुधार लाने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में सुधार लाए बिना देश की तरक्की कैसे हो सकती है? तो देश की तरक्की के लिए यहां पर सामान्य शिक्षा में भी सुधार लाने की बात करी गई। एग्जैक्ट बात यहां पर इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा यहां पर पहला प्लान खत्म हो जाता है। अब यहां बात आएगी सेकंड 5 ईयर प्लान की। अब यहां बात आती है बेटा सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान, इसका समय काल है 1956 से लेकर 1961 तक। अभी भी भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और भारत के प्रेसिडेंट कौन है बेटा? भारत के प्रेसिडेंट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, अभी तक यही है दोनों, अभी तक दोनों हटे नहीं है। करेक्ट। सेकंड 5 ईयर प्लान को महालानोबिस मॉडल कहा जाता है, महालानोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था पीसी महालानोबिस, जिनका नाम था पीसी महालानोबिस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और कहते हैं कि यह प्लान पीसी महालानोबिस ने ही बनाया था। ठीक है, पीसी महालानोबिस ने ही प्लान बनाया था, इसीलिए इसको महालानोबिस मॉडल कहा जाता है। पहले वाले को हेरोड डोमार मॉडल, दूसरे वाले को महालानोबिस मॉडल। बात समझ आई? तो पीसी महालानोबिस, जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालानोबिस, ये नहीं बोलना कि प्रियंका चोपड़ा नाम है इनका, है ना। कोई कह दे कि प्रियंका चोपड़ा नाम है इनका, प्रियंका चोपड़ा नहीं है बेटा, ये प्रशांत चंद्र महालानोबिस है। तो पीसी महालानोबिस नेहरू जी के बड़े अच्छे मित्र थे, जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे मित्र थे। ठीक है, तो एक दिन ये दोनों शाम को बैठे हुए थे और लवली लवली चाय के ग्लास, लवली लवली है ना, चाय के ग्लास चल रहे थे। राइट। तो चाय पीते पीते प्रशांत जी ने नेहरू जी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बोला कि देख यार नेहरू मेरे भाई, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे ना तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, हमारे देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें औद्योगिकरण पर, हमें औद्योगिकरण पर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें औद्योगिकरण पर काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, यानी कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करना पड़ेगा। भारत में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा, भारत में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा। अब नेहरू जी अपने आप में ही एक समझदार पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तू भाई है, भाई की बात कौन टाल सकता है। कह रहा चल कर ले, जो तेरा मन कर रहा है कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक। तो भाई सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था भारत में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना या भारत में औद्योगिकरण का विकास करना। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो, हमारे भारत में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट? बिल्कुल सही कि भाई ने बोला करने का तो करने का, है ना भैया। चलो वेरी गुड, राइट आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या भारत में जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी जाती है, या भारत में जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो करी जाती है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था सेकंड 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट हुई थी। हमें पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ पहले प्लान से हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, लेकिन हमने सेकंड प्लान से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और आज तक हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही फॉलो कर रहे हैं। हम ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करेक्ट, चलिए बहुत अच्छे। ये रही बेसिक कहानी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब वो पॉइंट है जो हमने मैंने नोट्स के अंदर ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी। तो मेजर फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहा जाता है, महालनोबिस मॉडल ड्राफ्ट किया गया पीसी महालनोबिस के द्वारा। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति। 4.5% बोला गया कि टारगेट हम सक्सेस लाकर दिखाएंगे जीडीपी के अंदर। 4.27% आपका सक्सेस हुआ। कि बोला 90%, पापा को नंबर आए 88%, पापा ने कहा चल कोई बात नहीं, पापा ने कहा चल कोई बात नहीं, अब भी मैं तेरे को सक्सेसफुल मानने के लिए तैयार हूं, अब भी मैं तेरे को सक्सेसफुल मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो पहला प्लान और दूसरा प्लान दोनों सक्सेसफुल, पहला प्लान और दूसरा प्लान दोनों हो गए सक्सेसफुल। राइट, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद कुछ स्टील प्लांट्स यहां पर बनाए गए थे। एक भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ 1955 में। रोरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था, रोरकेला उड़ीसा में। ठीक है, एक बनाया गया दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। राइट,
ये इनके ईयर्स हैं 1955 और बाकी दोनों 1959। जो आपका भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था उसमें रशिया ने भारत की मदद करी थी, उसमें रशिया ने भारत की मदद करी थी, ठीक है। रोरकेला स्टील प्लांट में जर्मनी ने भारत की मदद करी थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट में ब्रिटेन ने, जिसने भारत पे 200 साल राज किया, फिर भी भारत की मदद करी। बहुत बढ़िया। जब इंडस्ट्रीज की बात हो ही रही है तो एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1957 में। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कि गांव के अंदर, जैसा आपने सुना होगा एक नाम कॉटेज इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा एक कॉटेज इंडस्ट्री। कौन कौन मुझे बता पाएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? कौन कौन उनको बता पाएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? बताइए। पता है किसी को? मेरे को तो पता है, मेरे को तो आता है। आप में से किसी को आता है? लघु उद्योग, बाप, खादी ना, कुटीर, कुटीर उद्योग। कुटीर क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ठीक है। तो कुटीर उद्योग में या विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कुटीर उद्योग को या विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 1957 में यह हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। वही पॉइंट जो अभी पढ़कर आए हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, फिर आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड प्लान को हम जब बात करते हैं, हमारा जो ये थर्ड प्लान था, इस पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। थर्ड प्लान का फोकस था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, बोला गया कि कृषि प्लस उद्योग दोनों पर, कृषि प्लस उद्योग दोनों पर फोकस करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जैसे कृषि को भी बढ़ावा दिया जाए और उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए, कि दोनों साथ साथ चले, दोनों का साथ चलना जरूरी है। किसी भी एक चीज पर फोकस करके हम भारत को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते, ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया, ठीक। थर्ड प्लान को नाम दिया गया गदगिल योजना। गदगिल योजना बेस्ड ऑन सुखमोय चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडीज मॉडल। अगर याद रख पाओ वेरी गुड, नहीं रख पाओ कोई बात। अगर याद रख पाओ ये किस मॉडल पर बेस था, बहुत बढ़िया। नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं। मेजरली आपसे 99% ये पूछा जाएगा कि किस 5 ईयर प्लान को गदगिल योजना कहा जाता है, कि किस 5 ईयर प्लान को गदगिल योजना कहा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या होता है कि टारगेट रखा गया 5.6%, टारगेट रखा गया 5.6%, अचीव किया गया। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो हमारा ये थर्ड प्लान था, ये हमारा जो ये तीसरा थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसका समय काल है 1961 से लेकर 1966 तक का, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर हमने इसको गदगिल योजना का, इसको हमने नाम दिया है, ठीक है। जहां पर हमने टारगेट रखा 5.8% का, और उस टारगेट को जो हमने अचीव किया वो हमने किया 2.8%। कि पापा को बोला, पापा मेरे को ना बाइक लेके देना अगर मेरे 90% आएंगे तो। और आपके आए कितने? आधे, 45%। अब क्या लगता है पिताजी क्या करेंगे? बताओ, क्या लगता है आपको कि पिताजी क्या करेंगे? क्या पिताजी अलमारी खोलकर नई बेल्ट इस बार निकालने वाले हैं? क्या पिताजी अलमारी खोलकर इस बार
नई बेल्ट निकालने वाले हैं, या पिताजी शहर में रहते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं और बेटे को बिठाकर पूछेंगे कि बाबू क्या हुआ, ये आधे नंबर तुम्हारे कैसे आए हैं, क्या बात होगी? नहीं नहीं, कुछ पेरेंट्स मतलब 1 करोड़ में से एक पापा ऐसे भी होंगे जो पूछ लेंगे कि भाई क्या बात हो गई, कि भाई क्या बात हो गई थी, लेकिन बाकियों की तो बेल्टें, चप्पलें, जूते सब निकल जाएंगे कि तेरी, है ना, ऐसा होगा ना, कोई बात नहीं। तो हम भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो थर्ड प्लान है, इसके फेल होने के या इसके फेलियर के कारण क्या है, हम भी यही जानने का ट्राई कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताओगे कि जब पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया, दूसरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, ये 5.6% है, 5.8 नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने यहां पर, ये 5.6% है। जब भाई पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया, दूसरा सक्सेसफुल हो गया, तो तीसरे में हमको ये मुंह की क्यों खानी पड़ी, क्या बात हो गई? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण इंडिया चाइना वॉर, पहला कारण इंडिया चाइना वॉर 1962 में। दूसरा कारण इंडिया पाकिस्तान वॉर, दूसरा कारण इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में, ठीक। तीसरा कारण भारत के जो सबसे सफल अभी तक के प्रेसिडेंट हैं, या सबसे बढ़िया यानी कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, उनकी डेथ 1963 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना एक बार। चौथा, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में। उनके बाद बनाए गए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में। साथ साथ उसी सालों में भारत में बहुत तगड़ा सूखा पड़ा था, यानी कि बहुत तगड़ा भारत में ड्रोट्स आए थे, ड्रोट, और भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत देखने को पड़ी थी। यानी कि सोचकर देखो भाई, 5 साल के पीरियड में, मतलब मुझे लगता है कि अगर भारत का इतिहास कभी उठाया जाएगा ना, अगर भारत का इतिहास कभी उठाया जाएगा, इतने सारी परेशानियां एक ही साथ किसी भी पंचवर्षीय योजना में आई नहीं है। 2 युद्ध हो गए हैं, 2 तुम्हारे पीएम मर गए, एक तुम्हारा राष्ट्रपति मर गया, है ना। उसी साल भाई सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई, ड्रोट्स पड़ गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों को रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक दिन खाना छोड़ दो, तो जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा शायद खाने की पूर्ति हो पाए, यह बात हो गई थी। तो ये 5 साल इतने खतरनाक, इतने खराब कि पूछो मत, ये कारण थे, इसीलिए ये हुआ हमारा फेलियर। ये हमारे फेलियर के कारण है, ये हमारे फेलियर के कारण है। अब इस फेलियर के बाद क्या हुआ, ये बात करी जाएगी कल, ठीक है। अब जो बच्चे हमारी क्लास में आज जुड़े हुए हैं, जो बच्चे क्लास को एज अ डेमो देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे आप इसको एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, या आपके ऊपर है बेटा जहां मर्जी देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएफ का नया बैच आज 23 अप्रैल 2024 से चालू हो रहा है, ठीक है। मेरा यह मानना है कि अगर आप रेलवे में 2024 में कोई भी एक सरकारी नौकरी पास करने का सपना देखते हैं, तो अभी सिर्फ आज के लिए हमारा जो रेलवेज का महापैक है, वो आपको सिर्फ 999 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। जैसे
आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर या जाएंगे आप हमारी अड्डा की एप्लीकेशन पर, दोनों में से, ठीक है। आप क्लिक करें ऑल कोर्सेज पर, आप जाइए रेलवेज पर, यहां जाएंगे आप आरपीएफ पे, ठीक है। ये आरपीएफ का हमारा जो ये परिवर्तन बैच है, इसमें क्या देखो फायदा क्या है, देखो आप सिर्फ बैच ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बैच लेने में। इस बैच में पूरी प्लानिंग के साथ आपको लाइव क्लासेस भी दी गई हैं और आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया गया है। आपको आरपीएफ के लिए मॉक टेस्ट भी दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तरीके से, ठीक है। अगर आप आरपीएफ के परिवर्तन बैच में जाएंगे, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y724, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ये बैच पड़ेगा आपको 735 रुपए का, ये बैच पड़ेगा आपको 735 रुपए का, ठीक है। 12 महीने तक आपको ये बैच की वैलिडिटी मिलेगी। डिस्काउंट कोड लगाएंगे आप Y724, आज से बैच चालू हो रहा है, लेकिन सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए रेलवे के महापैक पर पूरी एकदम फुल सेल चल रही है और आपको रेलवे का महापैक मिल रहा है 999 रुपए का। अब आपको ये क्यों लेना चाहिए और ये क्यों नहीं लेना चाहिए, आइए जरा समझाता हूं आपको मैं एक बार। देखो, हम जरा बैक जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपको यही लेना है तो आप ये ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। हम जाएंगे रेलवे पर, जाएंगे रेलवे के महापैक पर, ठीक है। रेलवे के महापैक का फायदा अभी क्या है कि जो भी रेलवेज के एग्जाम करवाए जा रहे हैं, जैसे हमारा अभी 23 अप्रैल से एएलपी का बैच चालू हो रहा है, टेक्नीशियन का बैच चालू हो रहा है, आरपीएफ का बैच चालू हो रहा है, सारे के सारे बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे महापैक में, अलग अलग बैचेस, जिसकी तैयारी करनी है कर लो। 12 महीने तक रेलवेज के लिए एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी का भी बैच आएगा आपको रेलवे के महापैक के अंदर मिल जाएगा। यानी कि आपको इसके अंदर सिर्फ लाइव क्लास नहीं मिलती, यहां पर आपको 500 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है, 1500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज मिल रही है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ आपको टेस्ट मिल रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल रही हैं, और जो हमारे वीडियो बैचेस हैं, यानी कि वीओडी बैचेस जो होते हैं, कि वीडियो ऑन डिमांड बैचेस, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच पड़े हुए हैं, आपको वो सारे मिल रहे हैं। ये सब कुछ मिल कितने का रहा है, सिर्फ आज के लिए है ये Y724, अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा ये सिर्फ 997 रुपए के अंदर। तो मैं अपने बच्चों को ये एडवाइस क्यों नहीं करूंगा कि आप आज अगर ले रहे हो तो आरपीएफ का बैच ना लेके आप रेलवे का महापैक लो, दोनों में आपको 12 महीने की एक्सेसिबिलिटी मिल रही है दोनों के अंदर, ठीक है। ये फीस देनी नहीं है, Y724 डिस्काउंट कोड लगाना है, 997 के अंदर जब महापैक मिल रहा है तो 757 या 87 पे करके मैं सिर्फ आरपीएफ का बैच क्यों लूंगा। तो आपने ये नहीं लेना, आपने रेलवे का महापैक लेना है। जो आपको आज बैचेस चालू हो रहे हैं, सारे के सारे बैचेस आपको रेलवे के महापैक में मिल जाएंगे। Y724 डिस्काउंट कोड लगाइएगा, अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से 1000 एमसीक्यूज की जो मेरी ई बुक मैंने बनवाई है बच्चों के लिए, वो बिल्कुल 100% फ्री। अभी अगर आप रेलवे का महापैक लेंगे तो 997 रुपए का है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी का महापैक लेंगे, वो सिर्फ 1999 रुपए का, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आपको मजा आया हो क्लास में, जो नए बच्चे हैं तो आप ये महापैक में जुड़ सकते हैं, जो बच्चे हमारे पुराने हैं डेफिनेटली यार मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे कल सेम टाइम पर, जय हिंद।